नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यापार एवं पेशे से आय, और व्यापार एवं पेशे से आय में हम पढ़ रहे हैं ह्रास एवं अन्य प्रावधान। ह्रास एवं अन्य प्रावधान। आज हम बात करेंगे विद्युत शक्ति के उत्पादन कार्य में लगे हुए दो उपक्रमों के संबंध में जो उपक्रम, जो कंपनियां विद्युत शक्ति के उत्पादन कार्य में लगी हुई हैं, उनके संबंध में ह्रास के क्या प्रावधान है। इसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है, जो उपक्रम है, उसने विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य कब प्रारंभ किया। कंपनी जो है, जो उपक्रम है, उसमें विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य 1/1997 से पूर्व, तो विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य 1/1997 से पूर्व प्रारंभ किया हो। और दूसरी स्थिति है 1/1997 के पश्चात प्रारंभ किया हो। अगर कंपनी ने विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य 1/4/1997 से पूर्व प्रारंभ किया हो, तो इसको संपत्तियों पर ह्रास लगाने के संबंध में विकल्प दिया जाता है। संपत्ति पर ह्रास, तो संपत्तियों पर ह्रास लगाने के लिए विकल्प दिया जाता है, या तो सीधी रेखा पद्धति से ह्रास लगा दिया जाए, या फिर क्रमागत ह्रास पद्धति काम में ली जाए। हम बात कर रहे हैं विद्युत शक्ति के उत्पादन कार्य में लगे हुए उपक्रमों के संबंध में ह्रास के जो प्रावधान है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कंपनी विद्युत शक्ति का उत्पादन एवं वितरण कार्य में लगी हुई है, उस कंपनी ने अगर अपना व्यवसाय, अपना विद्युत उत्पादन का कार्य 1/4/1997 से पूर्व किया हो, तो उसको संपत्तियों पर ह्रास लगाने के लिए दो विकल्प दिए जाते हैं कि वो संपत्तियों पर ह्रास सीधी रेखा पद्धति से लगा सकती है, या फिर क्रमागत ह्रास पद्धति से लगा सकती है। सीधी रेखा पद्धति का मतलब हुआ कि मान लीजिए 100 रुपए की संपत्ति है और इस संपत्ति पर 10% की दर से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो 100 रुपए पर 10 रुपए डेप्रिसिएशन, अगले साल अपेक्षित मूल्य होगा 90 रुपया, इस पर फिर से डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा और वो डेप्रिसिएशन अब 10 रुपया लगेगा। यानी सीधी रेखा पद्धति के आधार पर जो मूल्य ह्रास लगाया जाता है, तो वो प्रत्येक वर्ष समान रूप से मूल्य ह्रास लगाया जाता है। तो पहले साल 10 रुपये लगाया जाएगा, फिर अपेक्षित मूल्य 90 रुपए, फिर 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, फिर अपेक्षित मूल्य 80 रुपए, फिर 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। यानी कि हर साल जो मूल्य ह्रास है वो समान रहेगा सीधी रेखा पद्धति में। बात करें क्रमागत ह्रास पद्धति की, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए संपत्ति का मूल्य है 100 रुपए और डेप्रिसिएशन की दर है 10%, तो पहले साल 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 100 रुपए पर, अगली साल 90 रुपए अपेक्षित मूल्य होगा, तो इस
जो पद्धति का नाम ही है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये जो अपेक्षित मूल्य है ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, इस पर अगले साल 10% लगाया जाएगा, 10% 9 रुपए। अब जो मूल्य रहेगा फिर मूल्य बचेगा 80 रुपए। कहने का मतलब कि यहाँ क्रमागत ह्रास पद्धति में प्रत्येक वर्ष जो है मूल्य ह्रास समान नहीं रहेगा। पहले साल 10 रुपए, फिर 9 रुपए, फिर 8 रुपए, 10 पैसे, इस प्रकार से घटता जाएगा मूल्य ह्रास। तो दो पद्धतियां हैं मुख्य रूप से मूल्य ह्रास लगाने की। तो जिन विद्युत कंपनियों ने विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य 1/4/1997 से पूर्व प्रारंभ किया हो, तो उनको यह विकल्प दिया जाता है कि संपत्तियों पर ह्रास या तो सीधी रेखा पद्धति से लगा सकती है या फिर क्रमागत ह्रास पद्धति से। और जिन कंपनियों ने जो विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य 1/4/1997 के पश्चात प्रारंभ किया हो, उनको संपत्तियों पर ह्रास, संपत्तियों पर मूल्य ह्रास, इनको सीधी रेखा पद्धति के आधार पर ही लगाना होगा। तो जब क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर अगर विकल्प चुन लिया, जिस कंपनी ने जो विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य कर रही है, उस कंपनी ने और जिसने उत्पादन का कार्य 1/4/1997 से पूर्व किया था, और उस कंपनी को जब तो ये विकल्प दिए गए, इन दोनों विकल्पों में से अगर क्रमागत ह्रास पद्धति का विकल्प चुन लिया गया है, तो क्रमागत ह्रास पद्धति का विकल्प चुनने पर ह्रास की अतिरिक्त कटौती भी दी जाएगी। ह्रास की अतिरिक्त कटौती प्रावधान लागू। हमने बात करी थी कि कोई करदाता जो किसी वस्तु के निर्माण या उत्पादन कार्य में लगा हुआ है और वो गत वर्ष में कोई नई संपत्ति खरीदता है, तो उस नई संपत्ति के खरीदने और प्रयोग की संपत्ति पर जो है 20% की दर से अतिरिक्त ह्रास की कटौती दी जाती है। तो जो अतिरिक्त ह्रास की कटौती के संबंध में जो प्रावधान है, वो प्रावधान इन कंपनियों पर भी लागू होंगे अगर इसने क्रमागत ह्रास पद्धति का विकल्प चुना हो। और क्रमागत ह्रास पद्धति में का विकल्प जब चुना जाता है, तो संपत्तियों के समूह पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन जब सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है, तो प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग अलग मूल्य ह्रास अगर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है, तो प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग अलग मूल्य ह्रास की गणना की जाएगी। लेकिन क्रमागत ह्रास पद्धति में संपत्तियों के समूह पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है। अब अगर जब क्रमागत ह्रास पद्धति के आधार पर मूल्य ह्रास लगाया जाता है और संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है, तो हम बात कर चुके हैं कि अगर संपत्तियों के समूह से विक्रय मूल्य अगर अधिक हो, यानी कि शेष ऋणात्मक हो, तो उसको अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाता है। और अगर समूह की लागत से अगर विक्रय मूल्य कम हो, धनात्मक शेष हो, तो उस पर मूल्य ह्रास लगा दिया जाता है। ये हम बात कर चुके हैं क्रमागत ह्रास पद्धति के बारे में, पहले जब हमने ह्रास की राशि की गणना के संबंध में जब बात करी थी। अभी हम बात करेंगे सीधी रेखा पद्धति के आधार पर जब मूल्य ह्रास लगाया जाता है, तो प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग अलग मूल्य ह्रास की गणना की जाएगी। और अगर ऐसी संपत्तियों का विक्रय कर दिया जाता है, तो तब क्या होता है? संपत्ति का विक्रय, अगर संपत्ति का विक्रय कर दिया जाता है, तो तीन स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। विक्रय मूल्य संपत्ति के अपलिखित मूल्य से अधिक हो। जो संपत्ति का अपलिखित मूल्य है विक्रय करते समय, उस अपलिखित मूल्य से अगर संपत्ति का विक्रय मूल्य संपत्ति के अपलिखित मूल्य से अधिक हो,
संपत्ति का विक्रय किया गया है। जब विक्रय किया गया तो संपत्ति का जो अप्लिखित मूल्य था उस अप्लिखित मूल्य से अधिक मूल्य में अगर संपत्ति का विक्रय किया गया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई 100 रुपए की संपत्ति थी और जिस पर 10 रुपए की दर से 10% की दर से प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास लगाया जाता है और मूल्य ह्रास लगा के जो है इस संपत्ति का अप्लिखित मूल्य है 70 रुपए। अगर इस संपत्ति को यह है संपत्ति का अप्लिखित मूल्य, अगर इस संपत्ति को अगर इस संपत्ति को 75 रुपए में बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य संपत्ति के अप्लिखित मूल्य से अधिक हो, तो अप्लिखित मूल्य है 70 रुपए संपत्ति का। जब स्थायी रेखा पद्धति से ह्रास लगाया जा रहा है और इस संपत्ति का विक्रय मूल्य इसके अप्लिखित मूल्य से अधिक हो, तो जो अधिक है यानी कि जो 5 रुपए है वो व्यापारिक आय मानी जाएगी और इसको संतुलित चार्ज भी कहा जाता है, बैलेंसिंग चार्ज। तो ये जो है ये व्यापारिक आय माना जाता है, ये व्यापारिक आय माना जाएगा और इसको संतुलित चार्ज भी कहते हैं। संतुलित चार्ज, इस व्यापारिक आय को संतुलित चार्ज भी कहते हैं। जो 5 रुपए है ये व्यवसाय की आय है और इसको संतुलित चार्ज भी कहा जाता है। दूसरी स्थिति विक्रय मूल्य संपत्ति के अप्लिखित मूल्य से कम हो। जब संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां पे संपत्ति का विक्रय मूल्य संपत्ति के अप्लिखित मूल्य से कम हो, यानी कि संपत्ति का अप्लिखित मूल्य है 70 रुपए और संपत्ति का विक्रय मूल्य है 65 रुपए। तो अप्लिखित मूल्य 70 रुपए है, विक्रय मूल्य 65 रुपए, यानी कम मूल्य पर बेचा गया है। कम मूल्य पर बेचा गया है तो ये 5 रुपए की हानि हो रही है, यहाँ 5 रुपए की हानि है, तो इसको व्यापारिक हानि कहा जाता है या फिर इसको अंतिम ह्रास भी कहा जाता है। ये लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाएगा ये 5 रुपया, तो इसको व्यापारिक व्यय या फिर इसको अंतिम ह्रास भी कहा जाता है। अगर संपत्ति को बेचने पर अप्लिखित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री हुई है यानी हानि हुई है, तो इसको व्यापारिक व्यय या अंतिम ह्रास, इसको अंतिम ह्रास भी कहा जाता है। एक तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? संपत्ति का विक्रय किया गया। हमने बात कर ली कि जब संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो 2 स्थितियां पैदा हो सकती है। या तो संपत्ति का विक्रय संपत्ति की लागत यानी कि संपत्ति का जो अप्लिखित मूल्य है उससे कम होगा तो हानि होगी, इसको व्यापारिक हानि या फिर अंतिम ह्रास कहा जाता है। एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब संपत्ति का विक्रय मूल्य संपत्ति के अप्लिखित मूल्य से अधिक होगा तो वो जो अधिक है वो व्यापारिक आय माना जाएगा या फिर उसको संतुलित चार्ज कहा जाता है। एक तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि संपत्ति का विक्रय मूल्य संपत्ति की मूल लागत से अधिक हो। एक तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि संपत्ति का विक्रय मूल्य संपत्ति की मूल लागत से अधिक हो। यहां पर देखते हैं संपत्ति की मूल लागत है 100 रुपए, और संपत्ति का अप्लिखित मूल्य है 70 रुपए। मान लीजिए कि ये संपत्ति 105 रुपए में बिक गई, यानी इसका विक्रय मूल्य जो है 105 रुपए है, यानी कि संपत्ति का विक्रय मूल्य संपत्ति की मूल लागत से अधिक है। तब जो इसका किस प्रकार से हम लेखा करेंगे? तो जो मूल लागत और विक्रय मूल्य का अधिक है वो तो पूंजीगत लाभ कहलाता है।
क्योंकि संपत्ति की मूल लागत 100 रुपए है और इस 100 रुपए से अधिक रुपए विक्रय मूल्य पर भी ये संपत्ति बेची जा सकती है। इसलिए जो मूल लागत और विक्रय मूल्य का अधिक्य जो 5 रुपए है, 105 में से 100 घटा दिए तो जो 5 रुपए है वो पूंजीगत लाभ कहलाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक तो होगा पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस संपत्ति की मूल लागत, तो पूंजीगत लाभ कहलाएगा। और जो मूल लागत और अप्लिखित मूल्य का अंतर है वो व्यापारिक आय कहलाएगा, या फिर इसको व्यापारिक आय को हम क्या कहते हैं, संतुलित चार्ज कहते हैं। व्यापारिक आय या संतुलित चार्ज क्या होगा, मूल लागत माइनस अप्लिखित मूल्य। यानी कि इस उदाहरण में जो 5 रुपए है वो तो पूंजीगत लाभ होगा, 100 रुपए से जो अधिक है विक्रय मूल्य का वो तो यहाँ पर पूंजीगत लाभ होगा 5 रुपए, और जो मूल लागत और अप्लिखित मूल्य का अंतर है जो 30 रुपए है वो व्यापारिक आय या संतुलित चार्ज कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ 2 शब्द हैं जो नए आए हैं, आपको ध्यान रखना है। एक तो है संतुलित चार्ज। संतुलित चार्ज का मतलब अप्लिखित मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अधिक हो तो जो अंतर की राशि है वो संतुलित चार्ज कहलाती है या फिर व्यापारिक आय कहलाती है। दूसरा है अंतिम ह्रास। अगर अप्लिखित मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो जो राशि है, अंतर की राशि है, वो व्यापारिक व्यय या फिर अंतिम ह्रास कहलाती है। तो जो विद्युत शक्ति के उत्पादन कार्य में लगे हुए उपक्रम है उनके संबंध में ह्रास के लिए जो प्रावधान थे वो आज हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे जो करदाता चाय, कॉफी एवं रबड़ के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। तो जो करदाता चाय, कॉफी, रबड़ के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है। क्या है कि चाय, कॉफी एवं रबड़ के उत्पादन एवं प्रक्रियाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित जमा खातों में राशि जमा कराने पर छूट दी जाती है। तो जो करदाता चाय, कॉफी, रबड़ के उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं उनको जो है एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। वो छूट क्या है कि चाय, कॉफी और रबड़ के उत्पादन और प्रक्रियांकन को प्रोत्साहन देने के लिए अगर ये करदाता निम्नलिखित जमा खातों में कोई राशि जमा करवाते हैं तो उनको छूट दी जाती है। पहला, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास में नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर इस विकास बैंक के खाते में कोई राशि जमा कराई जाती है अथवा
चाय, कॉफी एवं रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना अनुसार जमा खाते में जमा कराई दस। तो जो बोर्ड है, जो चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, ये बोर्ड इन चाय, कॉफी, रबड़ के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रकार की छूट देता है। वो छूट क्या है कि अगर करदाता द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में के जमा खाते में अगर कोई राशि जमा कराई जाती है, या फिर जो चाय, कॉफी एवं रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी योजना में अगर कोई जमा खाते में राशि जमा कराता है, तो निम्न में से सबसे कम राशि के बराबर दी जाए। तो निम्न में से सबसे कम राशि के बराबर छूट दी जाएगी। यानी कि करदाता अगर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में राशि जमा करवाता है, अथवा जो चाय, कॉफी एवं रबड़ बोर्ड के द्वारा अनुमोदित कोई योजना है, उस योजना के अनुसार जमा खाते में राशि जमा करवाता है, तो निम्न में से सबसे कम राशि के बराबर छूट दी जाएगी। कौन कौन सी राशियां हैं? पहली है दोनों खातों में जमा करवाई गई कुल राशि अथवा इस धारा की कटौती से पूर्व के लाभों का 40%। अगर कोई इन दोनों खातों में राशि जमा करवाता है तो छूट की राशि क्या होगी? दोनों खातों में जमा करवाई गई कुल राशि या फिर इस धारा की कटौती से पूर्व जो लाभ कमाए गए हैं उनका 40%। ये जो चाय, कॉफी और रबड़ से जो आय प्राप्त होती है, इस आय को उनको कृषि आय और व्यापारिक आय दो आयों में बांटना होता है। ये जो लाभों का 40% यहाँ पर कहा जा रहा है, तो कौन से लाभ? तो यहां हम बात करते हैं कि अगर चाय का उत्पादन किया जा रहा है, अगर चाय का उत्पादन है, कॉफी का उत्पादन है, या फिर रबड़ का उत्पादन एवं विक्रय किया जा रहा है। अगर चाय का उत्पादन है, कॉफी का उत्पादन, रबड़ का उत्पादन है, अगर 100 रुपए की आय होती है तो 100 रुपए की आय 60 और 40% में बांट दिया जाता है। यानी कि 60 रुपए और 40 रुपए में बांट दिया जाएगा। 60 रुपए तो कृषि आय मानी जाएगी और 40 रुपए उसकी व्यापारिक आय मानी जाएगी अगर कोई करदाता चाय के उत्पादन एवं विक्रय के कार्य में लगा हुआ। इसी प्रकार अगर कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है तो कॉफी के उत्पादन में अगर 100 रुपए की आय होती है तो 100 रुपए की आय में से 75 रुपए और 25 रुपए में उसको बांट दिया जाएगा। 75 रुपए कृषि आय मानी जाएगी कॉफी के उत्पादन से प्राप्त आय और 25 रुपए व्यापारिक आय मानी जाएगी। अगर रबड़ का उत्पादन किया जा रहा है और 100
कार्य में लगा हुआ है तो उसको जो विक्रय से आय प्राप्त हुई है उस आय में से 65 रुपए की आय कृषि आय मानी जाएगी और 25 रुपए की आय व्यापारिक आय मानी जाएगी और कृषि आय भारत में करमुक्त होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो कटौती की राशि क्या होगी। कटौती की राशि या तो दोनों खातों में जमा कराएगी कुल राशि या फिर इस धारा की कटौती से पूर्व लाभ होगा 40%। तो कौन से लाभ होगा 40%? कृषि आय का प्रमुख है। हमने बात करी चाय का उत्पादन अगर किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर चाय के उत्पादन को ले लेते हैं। तो अगर चाय का उत्पादन किया जा रहा है तो चाय के उत्पादन पर अगर 100 रुपए की आय कमाई जा रही है तो 100 रुपए की आय में से 60 रुपए की आय कृषि आय मानी जाएगी और 40 रुपए की आय व्यापारिक आय मानी जाएगी। तो लाभों की 40% के बराबर कौन सी आय में से कटौती दी जाए? तो कृषि आय तो करमुक्त है, तो क्या फिर इस व्यापारिक आय में से 40% की कटौती दी जाए? ऐसा नहीं है। इस कटौती के लिए आय का 40% या लाभों का 40% की बात की जा रही है तो इस कटौती के लिए ये कटौती पहले 100 रुपए की आय में से कटौती दी जाएगी। 40% की कटौती 100 रुपए की आय में से चाय के उत्पादन से जो कुल आय प्राप्त हुई है उसमें से ये कटौती दी जाएगी और फिर जो 60 रुपए बचते हैं तो 60 रुपए के 2 टुकड़े किए जाएंगे। 60 रुपए का 60% तो होगा कृषि आय और 60 रुपए का 40% होगा व्यापारिक आय। तो जब लाभों का 40% की गणना करनी है तो हमको जो कुल आय है उसमें से 40% की कटौती देनी है। राशि ज्ञात करेंगे तो कुल आय का 40% हम लेंगे। अब जब खाते में राशि जमा करवा दी और उस राशि के संबंध में छूट भी प्राप्त कर ली तो क्या इस खाते में से राशि को निकाला जा सकता है? तो इस खाते में से अगर राशि निकाली जाए तो किन उद्देश्यों के लिए निकाली जाए, किन दशाओं में निकाली जाए? तो अगर खाते में से राशि निकाली जाए, अगर ये जो खाते हैं इन खातों में से राशि निकालने पर प्रयोग, अगर इन खातों में जो राशि जमा कराई गई है और उस राशि के संबंध में छूट भी प्राप्त कर ली है तो अब अगर इस राशि खाते में से राशि निकाली जाती है तो उस राशि का क्या प्रयोग होगा? तो उस राशि का प्रयोग ही होगा कि पहला बोर्ड द्वारा योजना में उल्लिखित उद्देश्य होते हैं। तो जब खाते में से राशि निकाली जाती है तो इस राशि का प्रयोग जो योजना है, बोर्ड द्वारा जो योजना बनाई गई है, जो अनुमोदित योजना है, उस योजना में जो जो उद्देश्य उल्लिखित है उन उद्देश्यों के लिए भी केवल इस राशि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, इस राशि का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जा सकता है। कौन कौन सी दशाएं हैं? अगर व्यवसाय बंद होने पर करदाता की मृत्यु पर, अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार है तो परिवार के विभाजन पर, फर्म के विघटन पर, और अगर कंपनी है तो कंपनी के समापन पर। तो जो करदाता चाय, कॉफी या रबड़ के उत्पादन कार्य में लगा हुआ है और उसने खाते में राशि जमा करवाई है तो इस खाते में जो राशि जमा करवाई है उस राशि को निकालने पर क्या प्रयोग किए जा सकते हैं? एक तो बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना में जो उल्लिखित उद्देश्य है उनके लिए, और दूसरा इस खाते में से राशि कब निकाली जा सकती है? जब व्यवसाय बंद हो जाता है या फिर करदाता की मृत्यु हो जाए या फिर जो ये करदाता है वो हिंदू अविभाजित परिवार है और उस परिवार का विभाजन हो जाए, उस स्थिति में राशि को निकाला जा सकता है। या फिर जो करदाता है फर्म के रूप में है तो फर्म का विघटन हो जाए, या फिर करदाता अगर कंपनी है तो कंपनी का अगर समापन हो जाए तब इस खाते में से राशि को निकाला जा सकता है। अगर खाते में से राशि निकाल ली गई, खाते में से राशि निकाल ली गई और उस राशि का प्रयोग बोर्ड द्वारा जो योजना बनाई गई थी उस योजना में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ही मान लीजिए कि उसका प्रयोग किया गया है, तो उल्लिखित योजना के लिए अगर प्रयोग किया गया है
और अगर कोई संपत्ति क्रय की गई है, योजना के अंतर्गत क्रय की गई संपत्ति का 8 वर्षों तक हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि योजना में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अगर उस राशि का प्रयोग किया गया है और उस उद्देश्य के लिए अगर कोई संपत्ति क्रय की गई है तो संपत्ति का 8 वर्षों तक हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए। अगर 8 वर्षों के अंदर अंदर उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है, यदि हस्तांतरण कर दिया जाता है तो स्वीकृत छूट की राशि हस्तांतरण वाले वर्ष में प्रयोगी होगी। यदि 8 वर्षों के अंदर अंदर संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाता है तो जो छूट की राशि थी, जब छूट स्वीकृत की गई थी उस समय जो छूट की राशि थी वो राशि संपत्ति के हस्तांतरण वाले वर्ष में कर योग्य होगी। और ये राशि कर योग्य किस प्रकार होगी? अगर जितनी राशि कर योग्य होगी उस राशि का, अगर मान लीजिए करदाता चाय के व्यापार में लगा हुआ है तो उस राशि का 60% कृषि आय माना जाएगा और 40% व्यापारिक आय माना जाएगा। इसी प्रकार अगर कॉफी के उत्पादन एवं विक्रय के कार्य में लगा हुआ है तो उसका 75% कृषि आय माना जाएगा और 25% व्यापारिक आय माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो छूट की राशि है कर योग्य होगी। तो ये तो अगर छूट की राशि का जो जमा राशि है, खातों में जो जमा राशि है उसका प्रयोग अगर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया और वह संपत्ति खरीदी गई तो उस संपत्ति का हस्तांतरण 8 वर्षों तक नहीं किया जाना चाहिए। और जो खाते में से जो राशि निकाली गई है और उसका प्रयोग अगर उल्लिखित योजना के अनुसार कर लिया जाए, योजना में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए कर लिया जाए या फिर निम्न दशाओं में अगर वो राशि निकाली गई है तो इस राशि कर मुक्त होगी। इस राशि पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। लेकिन अगर राशि का प्रयोग, राशि को खाते में से निकाल लिया जाए और इसका प्रयोग अगर उल्लिखित योजना के उद्देश्य, जो योजना में उल्लिखित उद्देश्य है उनके लिए नहीं किया जाए, राशि का प्रयोग उल्लिखित योजना में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाए तो निकाली गई राशि खाते में से जो राशि है वो निकाल ली गई है और उस राशि का प्रयोग अगर योजना में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए अगर नहीं किया गया है तो निकाली गई राशि उस गत वर्ष में कर योग्य मानी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।